मोहतरम नाज़रीन आदाब, अवाम टीवी खबरनामे में आप सभी का खैर मक़दम। आगाज करते हदीस मुबारक से। हजरत अब्दुल्ला बिन अब्बास और हजरत अब्दुल्ला बिन उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हुम से रिवायत है, उन्होंने नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को मिंबर पर यह फरमाते सुना, लोगों को जमात तर्क करने से बाज आ जाना चाहिए, वरना अल्लाह ताला उनके दिलों पर जरूर मोहर लगा देगा, फिर वो जरूर गाफिलों में शामिल हो जाएंगे। सुनने इब्ने माजा हदीस नंबर 794। बढ़ते हुए खबरों की तफसील की जाने। कोहे मौला अली पाक की कविता की बसत अक़ीदत व एहतराम हाज़री। खादिमीन के मसाइल की अदम यकसवी, मरम्मती कामों में सुसरवी पर शदीद बरहमी, हुकूमत की बेहिसी के बाइस लाखों अक़ीदतमंदों के जज्बात मजरूह होने का इज़हार। सदर तेलंगाना जागृति के कविता ने जन्म बांटा प्रोग्राम के तहत कोहे मौला अली पर हाजिरी दी और अक़ीदत व एहतराम के साथ सहरा मुबारक पेश किया और इस मौके पर मुंतज़मीन ने कविता का पुरतपाक इस्तकबाल किया। खादिमीन कोहे मौला अली ने उन्हें अपनी परेशानियों और यहाँ के इंतज़ामी व तरक्याती मसाइल से आगाह किया। मादज़ा मीडिया से गुफ्तगू करते हुए कविता ने खादिमीन को दरपेश संगीन मुश्किलात और कोहे मौला अली में जारी तरक्याती कामों की गैर मामूली सुसरवी पर शदीद नाराज़गी ज़ाहिर की। उन्होंने बताया कि यहाँ के 11 खुदाम शदीद ज़हनी व मुआशी दबाव का शिकार है, क्योंकि वक्फ बोर्ड पिछले 7 सालों से हर माह उनकी तनख्वाह से 500 रुपये ये कहकर काट रही है कि उनके नाम लीज पर अराजी अलाट की गई है, जबकि हकीकत ये है कि किसी भी खादिम को आज तक कोई अराजी अलाट नहीं की गई। खुदाम के मुताबिक उन्हें ज़मीन फराहम करनी है और वहाँ ज़मीन मौजूद भी है जिसे उन्हें दी जा सकती है, लेकिन इस सिलसिले में ताहाल कोई पेश रफ्त नहीं हुई। ज़िम्मेदारान टाल मटोल करते हुए इस मामले में ताख़ीर कर रहे हैं। कविता ने कहा कि अवाम की सहूलत के लिए रैंप की तामीर जारी ज़रूर है, मगर इंतहाई सुस्त रफ्तार के बाइस अवाम और ज़ायरीन को शदीद मुश्किलात का सामना है। इसी तरह पहाड़ से तोड़े जाने वाले पत्थरों की मुंतकली और इस्तेमाल के हवाले से भी शफाफियत के फ़क़दान पर उन्होंने सवाल उठाया कि आखिर ये पत्थर कहाँ मुंतकिल किए जा रहे हैं और किस मकसद के लिए इस्तेमाल हो रहे हैं। इस बारे में कोई तफसीली मालूमात फराहम नहीं की जा रही है। कविता ने दाखिली हिस्से में गुम्बद के खस्ता हाल छत पर भी तशवीश का इजहार करते हुए कहा कि सालाना तकरीब अनकरीब मुनक़्क़द शुदनी है, ऐसे में ये सूरत हाल इंतहाई अफसोसनाक है। उन्होंने कहा कि ज़रूरी है कि वक्फ बोर्ड फौरी नोटिस ले और तमाम मरम्मती व तरक्याती काम जंगी बुनियादों पर मुकम्मल करे। उन्होंने इस बात पर भी अफसोस जाहिर किया कि बरक़ी बिल तक खुदाम अपनी जेब से अदा कर रहे हैं, जो सरासर नाइंसाफ़ी है और मजहबी मकामात के तक़द्दुस के बिल्कुल ख़िलाफ़ है। आखिर में कविता ने सदरनशीन वक्फ बोर्ड और हुकूमत तेलंगाना से पुरज़ोर मुतालबा किया कि कोहे मौला अली के खादिमीन के मसाइल, तरक्याती कामों, इंतज़ामी उमूर, बुनियादी सहूलतों का फौरी जायज़ा लेते हुए जल्द से जल्द उनकी यकसवी को यकीनी बनाया जाए, क्योंकि ये मुकाम लाखों अक़ीदतमंदों के रूहानी जज्बात और एहसासात से मरबूत है और हुकूमत की बेतवज्जी और बेहिसी के बाइस अक़ीदतमंदों के जज्बात मजरूह हो रहे हैं। आज हम मौला अली पहाड़ पे है। तेलंगाना जागृति का जो जन्म बांटा प्रोग्राम चल रहा है, उसमें हर कॉन्स्टिट्यूंसी में जो लोगों के दरमियान जाके उनसे उनके मसाइल समझ के हुकूमत को मसाइल के बारे में बता के उनको सॉल्व करने का जो कोशिश चल रहा है, उसी सिलसिले में हम आज मलकाजगिरी में मौला अली पहाड़ पे मौला अली की दरगाह पे है और यहाँ बहुत ही सालों से 100 सालों से ये हैदराबाद का हमारा शान है। वैसे हैदराबाद का नाम भी यही इसी दरगाह से मिले बोल के एक भी कहावत है। तो इतना जो इम्पोर्टेंट दरगाह है, इसके वास्ते ऑलरेडी एक 25 करोड़ रुपए रिलीज हुए थे, जिससे रैंप बनाने का काम करना था, वो आधे में ही रुक गया है। अब जब से कांग्रेस का सरकार आया है, तब से अलग अलग बहाने बता रहे हैं, लेकिन काम तो आगे नहीं बढ़ रहा है। और यहाँ जो पहाड़ का पत्थर है, वो तोड़म तोड़ी हम देखते आ रहे थे, वो पत्थर कहाँ जा रहा है वो भी कॉन्ट्रैक्टर नहीं बता रहे। तो जो हजरत का मौला अली दरगाह का जो प्रॉपर्टी है, ये प्रॉपर्टी से एक भी पैसा लगेगा मिलेगा तो वो दरगाह को ही मिलना चाहिए। और साथों साथ जो अभी दरगाह का हालत हम देख रहे हैं, छत के ऊपर भी थोड़ा हालत ख़राब है, तो इसके ऊपर इमीडिएटली वक्फ बोर्ड को और सरकार को गौर करना चाहिए। और यहाँ के जितने भी 11 खादिम हैं,
इनको ज़मीन देने के लिए 11 लोगों को लीज पे ज़मीन देते बोल के 7 साल से इंतज़ार करा रहे और इनको ज़मीन दिखाया भी है, लेकिन आज तक उनको कागज़ नहीं मिला है। तो वक्फ बोर्ड से मैं डिमांड करती हूँ, जो भी इनको ज़मीन मिलना चाहिए इनको कागज़ पक्के दे दीजिए, क्योंकि इनके तनख्वाह से पिछले 7 सालों में हर महीना 500-500 रुपये काटा जा रहा है। अगर तनख्वाह से 500-500 रुपये आप काट रहे हो तो इसका मतलब है आप लैंड देने के लिए एक्सेप्ट कर रहे हो, तो लैंड के कागजात क्यों नहीं दे रहे, ये हम आपसे पूछना चाहते हैं। और हम अलग से एक पूरा लेटर भी लिखेंगे, वक्फ बोर्ड को भी लिखेंगे, माइनॉरिटी वेलफेयर मिनिस्टर साहब को भी लिखेंगे। अभी जल्दी उर्स भी आने वाला है यहाँ पे, तो और भी सहूलियत यहाँ पे करना भी ज़रूरत है। कोटगली में वाक़े मकान में आतिशबाजी के बाद मुतासरा ज़ईफ खातून माली मुश्किलात का शिकार थी। मीर समीर अली इरशाद ने गर्म कपड़े और बिस्तर के अलावा घरेलू साजो सामान फराहम किया। चंद दिन कबल कोटगली में आतिशबाजी के हादसे में एक ज़ईफ बेवा खातून की जिंदगी का तमाम सरमाया जलकर खाकस्तर हो गया। ये खातून बेसहारा, बेयार और मददगार थी और वो अपनी पोतरी 10 साला सैयदा रुखसार के साथ अपनी जिंदगी गुजार रही थी। आतिशबाजी के हादसे के बाद उनके पास सिवाय जिस्म पर मौजूद कपड़ों के कुछ भी नहीं बचा था। इस हादसे की इत्तला मिलते ही कई लोग ने मुमकिना मदद की कोशिश की। इसी तरह इस सानहे की इत्तला डिवीज़न 12 के साबिक कॉरपोरेटर मीर समीर अली को मिली, जिस पर उन्होंने इंसानी हमदर्दी का मुजाहरा करते हुए इस खातून को घर का मुकम्मल साजो सामान और मौसम सरमा के पेश नज़र गर्म बिस्तर फराहम करने का फैसला लिया और फिर उन्होंने अपने डिवीज़न के रुफ़क़ा के हमरा कोट गली में इस खातून के मकान पर पहुंचकर ये सामान हवाले किया, जिसमें सिल्वर और प्लास्टिक का घरेलू सामान, ब्लैंकेट्स और यतीम लड़की के लिए स्वेटर और कपड़े भी शामिल थे। ज़ईफ खातून ने मीर समीर अली इरशाद को दुआओं से नवाजा, कहा कि गर्म कपड़े और लड़की के पहनने के कपड़ों की शदीद ज़रूरत थी और अल्लाह ताला ने मीर समीर अली इरशाद के ज़रिए ये गैबी मदद कर दी। इस मौके पर उनके हमरा खलील शेख, गोरे भाई, एवन रिजवान, इदरीस खान, अब्दुल रहमान और बसीर खान के अलावा दीगर मौजूद थे। एमआईएम कारपोरेटर मीर इरशाद अली समीर साहब की जानिब से परसों जो वाक़या गुज़रा कोट गली में, जी खालामा का घर जल गया तो सामान कुछ नहीं बचा था, तो मीर इरशाद अली समीर साहब की जानिब से घर का सामान, बेडशीट और कुछ सिल्वर के बर्तन, बच्ची के कपड़े और सूटर्स और दीगर प्लास्टिक का सामान की मदद की गई है मीर इरशाद अली समीर साहब की जानिब से, और जिससे जो हो सका इंशाअल्लाह और इनकी मदद कीजिए। ये कारपोरेटर साहब के जानिब से तो ये मदद की गई है, जिसमें तकरीबन घर का सामान मौजूद है, और खालामा दुआओं से नवाजे कारपोरेटर साहब को, और आप सब भी दुआओं से नवाजिए। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। उम्मीद पोर्टल पर मरकजी हुकूमत का बड़ा ऐलान, वक्फ अमलाक रजिस्ट्रेशन की तारीख में तौसी। जिन मुतवल्लियों ने रजिस्ट्रेशन में ताखिर की है 3 माह की मजीद मोहलत। मरकजी वजीर किरण रजीजो का बयान। मरकजी वजीर बराए पार्लिमानी उमूर व अक़लियती बहबूद किरण रजीजो ने आज ऐलान किया कि वक्फ अमलाक की उम्मीद पोर्टल पर रजिस्ट्रेशन में ताखिर पर आज से 3 माह तक ना कोई जुर्माना आयद किया जाएगा और ना ही सख्त कार्रवाई की जाएगी। अगरचे वक्फ अमलाक की रजिस्ट्रेशन की मुकर्ररा मुद्दत 5 दिसंबर को ख़त्म हो गई है, लेकिन मरकज़ ने ज़मीनी हक़ाइक़ और नुमाइंदों के मुतालबात को मद्देनज़र रखते हुए ये नरमी फराहम की है। रजीजो ने मीडिया से गुफ्तगू करते हुए बताया कि आज आखिरी दिन है, लेकिन लाखों अमलाक अभी तक रजिस्टर नहीं हुए। कई अरकान पार्लियामेंट और कम्युनिटी नुमाइंदों ने बताया कि मुतवल्लियों को अमल मुकम्मल करने में हकीकी मुश्किलात पेश आ रही है, इसीलिए हुकूमत ने 3 माह तक कोई कार्रवाई न करने का फैसला किया है। वजीर ने वाज़ेह किया कि हुकूमत ने वक्फ अमलाक की रजिस्ट्रेशन की मुद्दत में तोसी की दरख्वास्त सुप्रीम कोर्ट को दी थी, लेकिन अदालत ने अपने गुज़िश्ता हुक्म की बुनियाद पर किसी किस्म की इजाफी मोहलत देने से इनकार कर दिया। सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि कानून के तहत 6 माह का वक्त पहले ही दिया जा चुका है।
जिसे मजीद नहीं बढ़ाया जा सकता। अलबत्ता वक्फ तरमीमी कानून के मुताबिक मुताल्लिका वक्फ ट्रिब्यूनल मखसूस और माकूल वजूहात की बिना पर मजीद 6 माह की इजाफी मोहलत दे सकता है। किरण रिजिजू ने मुतवल्लियों को मशवरा दिया कि अगर वो अगले 3 माह में भी रजिस्ट्रेशन मुकम्मल ना कर सके तो वो ट्रिब्यूनल से रुजू करें, जो इनके हालात का जायजा लेकर फैसला कर सकता है। उन्होंने बताया कि अब तक 1,51,000 से जायद वक्फ अमलाक उम्मीद पोर्टल पर रजिस्टर हो चुकी है। ताहम यह तादाद मुल्क में मौजूद तकरीबन 9 लाख अमलाक के मुकाबले में बहुत कम है। उन्होंने रियासतों की कारकर्दगी का जिक्र करते हुए बताया कि कर्नाटक तकरीबन 50,000 रजिस्ट्रेशन के साथ सैर फहरिस्त है, जबकि पंजाब, जम्मू कश्मीर और चंद दीगर रियासतों की कारकर्दगी भी बेहतर रही, लेकिन कई बड़ी रियासतों ने तेजी नहीं दिखाई। रजीजो ने जोर देकर कहा कि हुकूमत का बुनियादी मकसद सख्ती करना नहीं बल्कि शफाफियत और वक्फ अमलाक के मौसर तहफ़्फ़ुज़ को यकीनी बनाना है। उन्होंने कहा कि वक्फ की ये अमलाक अल्लाह के नाम पर फलाही मकासद के लिए वक्फ होती है, खुसूसन गरीब, यतीम, बेवा और पसमानदा तबके के मुसलमानों की बेहतरी के लिए उनका दुरुस्त इंतज़ाम इंतहाई ज़रूरी है। वज़ीर ने मज़ीद कहा कि कई जगहों पर दस्तावेज़ात की कमी, रिकॉर्ड की अदम मौजूदगी, तनाज़ात या तकनीकी मसाइल की वजह से मुश्किलात पैदा हुई और ऐसे मामलात में ट्रिब्यूनल ही मुनासिब प्लेटफॉर्म है जो कानूनी तौर पर फैसला कर सकता है। उन्होंने मज़ीद बताया कि मरकज़ी हुकूमत की जानिब से 3 माह की नरमी से मुतवक्का है कि मुल्क भर के मुतवल्ली अब फौरी दबाव के बगैर अपनी अमलाक को पोर्टल पर रजिस्टर कर सकेंगे। वक्फ कानून बनाने के बाद हमने उम्मीद पोर्टल लॉन्च किया था, जिसमें वक्फ कानून के मुताबिक 6 महीने के अंदर में सारा हिंदुस्तान में जितना वक्फ प्रॉपर्टी है उसको रजिस्टर करना अनिवार्य था। कंपलसरी रजिस्ट्रेशन के लिए 6 महीने दिए गए थे। आज आखिरी दिन है, 5 दिसंबर आखिरी दिन होने के नाते अभी भी लाखों वक्फ प्रॉपर्टी रजिस्ट्रेशन नहीं हो पाया है। मेरे पास बहुत सारे सांसद आए, मेंबर्स ऑफ पार्लियामेंट, अलग अलग स्टेट के लोग आए, कई लीडर्स आए, पॉलिटिकल लीडर्स, सोशल लीडर्स, कई लोग मुझे मिलने आए और रिक्वेस्ट किया कि जो 9 लाख से ज़्यादा वक्फ प्रॉपर्टी को रजिस्ट्रेशन करने में दिक्कतें आ रहे हैं और आज आखिरी दिन है, इसलिए उम्मीद पोर्टल का आखिरी दिन को एक्सटेंशन किया जाए, ऐसे रिक्वेस्ट आया है। मैं सबसे पहले तो ये कहना चाहता हूँ, अभी तक आज शाम तक कितना होगा वो देखना पड़ेगा। अभी तक 1,51,000 वक्फ प्रॉपर्टी का रजिस्ट्रेशन हो चुके हैं। 1,51,000 से ज़्यादा वक्फ प्रॉपर्टी उम्मीद पोर्टल में रजिस्ट्रेशन हो चुके हैं और कुछ स्टेट है जो अच्छा परफॉर्मेंस किया है, जैसे कर्नाटका है। कर्नाटका में 50,800 वक्फ प्रॉपर्टी उम्मीद पोर्टल में रजिस्ट्रेशन किया है और पंजाब भी अच्छा किया है, जम्मू कश्मीर का भी अच्छा है और कुछ स्टेट्स का और अच्छा हुआ है। कई बड़े स्टेट है जिसमें रजिस्ट्रेशन ठीक से नहीं हो पाया है। निजामाबाद में पंचायत इंतखाबात की तैयारियां मुकम्मल रफ्तार पर। जिला कलेक्टर विनय कृष्णा रेड्डी ने आरओस की तरबेती क्लास में दी अहम हिदायत। कहा कि इंतखाबात को शफाफ और मुनज़्ज़म अंदाज में की जाए। जिला कलेक्टर विनय कृष्णा रेड्डी ने कहा कि ग्राम पंचायत, सरपंच और वार्ड मेंबरान के इंतखाबात को मौसर और बेनुक्स अंदाज में मुनक्किद करने के लिए रिटर्निंग अफसरान को पूरी तैयारी के साथ जिम्मेदारियां निभानी होगी। बोधन हल्के में 11 दिसंबर को होने वाले पहले मरहले के पेश नजर आज बोधन के लाइस क्लब भवन कॉन्फ्रेंस हॉल में आरओस और असिस्टेंट आरओस के लिए खुसूसी तरबेती क्लासेस का इनेकाद किया गया, जिसमें जिला कलेक्टर विनय कृष्णा रेड्डी ने हिस्सा लेते हुए कहा कि इंतखाबात के तमाम मराहल के लिए पहले से मुकम्मल तैयारी को यकीनी बनाया जाए, क़वायद व ज़वाबित पर पूरा अबूर हासिल किया जाए ताकि किसी किस्म की गलती या तनाज़ा ना हो। रिटर्निंग ऑफिसरान इलेक्शन के कामयाब इनेकाद में अहम किरदार अदा करते हैं, लिहाजा उन्हें पूरी संजीदगी के साथ अपनी जिम्मेदारियां निभानी होगी। उन्होंने जोर देते हुए कहा कि रियासती इलेक्शन कमीशन की हिदायत के मुताबिक वक्त की पाबंदी और शफाफियत को तरजीह दी जाए। इसके साथ ही पोलिंग और काउंटिंग के दौरान मुनज़्ज़म हिकमत अमली अपनाई जाए। कलेक्टर ने कहा कि पोलिंग मटेरियल की अच्छी तरह जांच कर ली जाए, ख़ासतौर पर बैलेट पेपर से मुतालिक खुसूसी एहतियात ज़रूरी है।
आरओस अपने अमले को भी इलेक्शन रूल्स पर मुकम्मल आगाही दे ताकि पूरा अमल किसी रुकावट के बगैर मुकम्मल हो सके। पोलिंग स्टेशंस पर वक्त से पहुंचकर तमाम सहूलियात, वोटिंग कंपार्टमेंट और नशिस्तों की तरतीब का जायजा लिया जाए। कलेक्टर ने यह भी हिदायत दी कि बैलेट पेपर पर दर्ज तमाम उम्मीदवारों के नाम निशानात के साथ साथ नोटा निशान की भी लाजमी तौर पर जांच पड़ताल की जाए। मज़ीद कहा कि सरपंच की इंतखाबी कार्रवाई के दौरान कोरम की मौजूदगी को यकीनी बनाया जाए और अगर किसी अफसर को कोई शुबा हो तो फौरी तौर पर मुताल्लिक़ हुकाम से वजाहत हासिल करे। कलेक्टर ने आखिर में कहा कि आरओस अपनी जिम्मेदारियां मुकम्मल शफाफियत, नज़्म ज़ब्त और एहतियात के साथ अंजाम दें ताकि ज़िले की नेक नामी में इजाफा हो। इस तरबियती प्रोग्राम में बोधन सब कलेक्टर विकास महातू, जिला एजुकेशन ऑफिसर अशोक, एसीपी रामाराव, डीएलपीओ आरओस और असिस्टेंट आरओस ने शिरकत की। ఇప్పుడు ఫైనల్ ఏంటిదంటే ఎప్పుడైనా ఏం చెప్తాము, ఆర్ఓ ఇస్ ఏ క్వాసి జ్యుడిషియల్ అథారిటీ, మీరందరూ కూడా క్వాసి జ్యుడిషియల్ అథారిటీస్. మీకు పైన ఉన్న వాళ్ళు ఎవరు చెప్పినా మీరు వినద్దు, మీరే ఇండిపెండెంట్ డెసిషన్ తీసుకోవాలి, మేము ఓన్లీ గైడ్ చేస్తాం. సో ఎనీ మెంబర్ అన్నప్పుడు సర్పంచ్ వస్తాడా రాడా. शहर में महकमा पुलिस की जानिब से एंटी करप्शन यानी इंसदाद बदउनवानी हफ्ते के मौके पर एक आगाही रैली का इनेकाद। रैली में पुलिस कमिश्नर के साथ साथ तलबा व तालिबात की बड़ी तादाद ने की शिरकत और करप्शन के खिलाफ नारे लगाए। एंटी करप्शन इंसदाद बदउनवानी हफ्ते के मौके पर 8 निजामत में एक आगाही रैली का इनेकाद किया गया, जिसकी शुरुआत पुलिस कमिश्नर पी साई चैतन्या IPS ने पुराने कलेक्ट्रेट मैदान में झंडे दिखाकर की। यह रैली कलेक्ट्रेट ग्राउंड से साई रेड्डी पेट्रोल पंप तक निकाली गई, जिसमें बड़ी तादाद में तलबा, तालिबात, असातिज़ा और पुलिस अमला ने हिस्सा लिया। शुरा ने बदउनवानी के खिलाफ नारे लगाते हुए आवाम से बदउनवानी के खिलाफ मुत्तहिद होने और साफ व शफाफ समाज की तश्कील में अपना किरदार अदा करने की अपील की। इस मौके पर पुलिस कमिश्नर पी साई चैतन्या IPS ने खिताब करते हुए कहा कि करप्शन कोई शॉर्टकट नहीं बल्कि एक जुर्म है जो समाज की तरक्की को बुरी तरह मुतासिर करता है। उन्होंने कहा कि इस रैली का मकसद अवाम में बदउनवानी के नुकसानात और इसके खिलाफ कार्रवाई के बारे में वसी पैमाने पर आगाही फैलाना है। कमिश्नर ने बताया कि एंटी करप्शन ब्यूरो ACB की जानिब से एक खुसूसी QR कोड जारी किया गया है, जिसके ज़रिए अवाम बदउनवानी से मुतालिक शिकायत और मालूमात बराह रास्त फराहम कर सकते हैं। उन्होंने शहरियों से इस सहूलत का भरपूर फ़ायदा उठाने की अपील की। इस प्रोग्राम में DCP एडमिन बसफा रेड्डी, ACB DSP शेखर गौड़, दिगर अफसरान, अमला और बड़ी तादाद में तलबा व तालिबात मौजूद थे। విజిలెన్స్ వీక్లో భాగంగా యాంటీ కరప్షన్ బ్యూరో వారి ఆధ్వర్యంలో పిల్లల చేత కరప్షన్ అగెన్స్ట్గా ఒక ర్యాలీ నిర్వహించడం జరిగింది. స్కూల్ పిల్లల ద్వారా ఇక్కడ మన కలెక్టరేట్ ఓల్డ్ కలెక్టరేట్ గ్రౌండ్ నుంచి టాయిలెట్ పెట్రోల్ బంక్ దాకా వెళ్ళి మళ్ళీ రిటర్న్ వచ్చి ఈ ర్యాలీ జరుగుతుంది, ఫుడ్ ర్యాలీ. దీంట్లో మనం కరప్షన్ వల్ల వచ్చే ఇబ్బందులు, అది సిస్టమ్ ఎంత బాగా చెడగొడుతుంది అనేది అందరికీ జనాలకు అవగాహన కల్పించడానికి ఇటువంటి ర్యాలీ నిర్వహించడం జరుగుతూ ఉంది. అందులో భాగంగానే నిన్న యాంటీ కరప్షన్ బ్యూరో డైరెక్టర్ జనరల్ మేడం, తర్వాత విజిలెన్స్ డైరెక్టర్ జనరల్ మేడం ఇద్దరు కలిసి ग्राम पंचायत इंतखाबात के पेश नजर पोलिंग के हर मरहले की बारीक बीनी से निगरानी करने जिला कलेक्टर ने माइक्रो ऑब्जर्वर को हिदायत दी। आइंदा ग्राम पंचायत इंतखाबात के पेश नजर पोलिंग के हर मरहले की बारीक बीनी से निगरानी करने की हिदायत कलेक्टर और डिस्ट्रिक्ट इलेक्शन ऑफिसर विनय कृष्णा रेड्डी ने माइक्रो ऑब्जर्वर को दी। आज कलेक्ट्रेट कॉन्फ्रेंस हॉल में माइक्रो ऑब्जर्वर के लिए खुसूसी ट्रेनिंग क्लास मुनक्किद हुई, जिसमें जनरल ऑब्जर्वर GV श्याम प्रसाद लाल ने भी शिरकत करते हुए अहम रहनुमा हिदायत दी। कलेक्टर ने इस मौके पर कहा कि माइक्रो ऑब्जर्वर को पोलिंग का मुकम्मल और वाज़े फहम होना ज़रूरी है ताकि वो वोटिंग के तरीक़ेकार, एहतियाती तदाबीर और ज़ाब्तों का दुरुस्त जायज़ा ले सके। उन्होंने बताया कि माइक्रो ऑब्जर्वर की ड्यूटी रेंडमाइजेशन के अमल के बाद मुख्तलिफ पोलिंग मराकज़ में मुकर्रर की जा रही है। कलेक्टर ने वाज़ेह हिदायत देते हुए कहा कि पोलिंग से एक दिन कबल सुबह 7 बजे डिस्ट्रीब्यूशन सेंटर पहुंचकर पोलिंग मटेरियल की दुरुस्त तकसीम की निगरानी करें। पोलिंग अमले के साथ मिलकर मुकर्ररा पोलिंग स्टेशन तक जाएं। पोलिंग स्टेशन में तमाम बुनियादी सहूलियात, खुफिया वोटिंग कंपार्टमेंट और इंतजामात का मुआयना करें और
प्रिजाइडिंग ऑफिसर, असिस्टेंट प्रिजाइडिंग ऑफिसर और दीगर अमले के काम पर नजदीक से नजर रखें और चैलेंज वोटिंग की तफसीलात बाकायदा नोट करें। कलेक्टर ने यह भी वाज़ेह किया कि माइक्रो ऑब्जर्वर को सिर्फ मुशाहिदा और रिपोर्टिंग की जिम्मेदारी दी गई है। उन्हें पोलिंग अमल में किसी किस्म की मदाखलत नहीं करनी चाहिए। उन्होंने जोर दिया कि माइक्रो ऑब्जर्वर पोलिंग के आगाज से अख्ताम तक सूरत हाल पर मुसलसिल नज़र रखे, अहम नुकात फौरी तौर पर जनरल ऑब्जर्वर तक पहुँचाए और वोटिंग की मुकम्मल राजदारी को यकीनी बनाए। इसके अलावा हसास और अहम पोलिंग मराकज़ पर खुसूसी निगाह रखने की भी हिदायत दी। उन्होंने कहा कि पोलिंग बूथ के बाहर भी निगरानी ज़रूरी है ताकि वोटरों पर कोई सियासी या मुकामी दबाव न डाला जाए। कमिश्नर ने मजीद कहा कि इलेक्शन कमीशन के कार्ड रखने वाले अफराद और पोलिंग ड्यूटी वाले मुलाजिमीन के सिवा किसी को भी पोलिंग स्टेशन में दाखिले की इजाज़त न दी जाए। इस ट्रेनिंग प्रोग्राम में एडिशनल कलेक्टर अंकित, लीड बैंक मैनेजर सुनील, मास्टर ट्रेनर्स, माइक्रो ऑब्जर्वर और इलेक्शन डिपार्टमेंट के अफसरान मौजूद थे। Observe with eyes, observe with ears, not with mouth. నేను నా పని అయినా మీ పని అంతే. మన eyes and ears పని చేస్తాం. సో జనరల్గా అంటే వాట్ ఇస్ ద మెయిన్ రోల్ ఆఫ్ ద అక్కడ. సో అక్కడ ఏమన్నా ఆ ఎలక్షన్ ప్రాసెస్ వాయిదా అవుతుందా, ఎలక్షన్ ప్రాసెస్ కి డిఫరెంట్ ఇంకా ఎనీ అన్‌టోవర్డ్ ఇన్సిడెంట్స్ ఘోరం మీద జరిగిపోతా ఉంది. आलूर गांव में एक दिल दहला देने वाली वारदात पेश आई। एक शख्स को सोती हुई नींद में किसी नामालूम शख्स ने हमला करके हलाक कर दिया। आइए देखते हैं तफसील। आलूर गांव में खानदानी तनाज़ा एक होलनाक कत्ल में तब्दील। तफसील के मुताबिक गुज़िश्ता रात पेश आए इस सनसनीखेज़ वाक़े में 46 साला गंगाधर अपने घर के बरामदे में आराम कर रहा था कि किसी ने सर पर तेज़धार हथियार से हमला करके उसे बेरहमी से कत्ल कर दिया। पुलिस के मुताबिक मकतूल की बहन अंजलि ने संगीन इल्जाम आयद करते हुए कहा कि मेरे बड़े भाई को मेरे छोटे भाई ने ही कत्ल किया हो सकता है। अहल खाना ने बताया कि दोनों भाइयों के दरमियान कुछ अरसे से तलख़ी थी, अक्सर झगड़े हुआ करते थे और गांव की पंचायत भी कई बार बेच बचाव के लिए बैठी थी। पुलिस ने मुकदमा दर्ज करके जाए वारदात का मुआयना किया। पशनामा व पोस्टमार्टम के बाद नाश विरसा के हवाले कर दी। इस दिल दहला देने वाले कत्ल के बाद इलाके में शदीद सनसनी फैल गई और पुलिस तमाम पहलुओं पर गहरी छानबीन कर रही है और शुबे के दायरे में आए अफराद से पूछगछ जारी है। మండల కేంద్రంలో తెల్లవారుజామున గొల్ల పెద్ద గంగాధర్ తండ్రి గంగారాం ఇతన్ని ఎవరో గుర్తు తెలియని వ్యక్తులు రాత్రి చంపివేసినారని మాకు సమాచారం రాగా ఇక్కడ వచ్చి చూడగానే మృతుడు తన ఇంట్లో మంచం పైన బలమైన ఆయుధంతో చంపివేసి ఉన్నారు। ఇట్టి విషయం పైన మృతుని బంధువులతో ఫిర్యాదు తీసుకొని దర్యాప్తు చేస్తున్నాం। गुज़िश्ता रोज जीवन रेड्डी के खिलाफ एसके बबलू के रिमार्क्स पर आज टीआरएस कायदीन ने सख्त एतराज करते हुए बरहमी जाहिर की। गुज़िश्ता रोज जीवन रेड्डी के खिलाफ नाजेबा रिमार्क्स करने वाले एसके बबलू के खिलाफ आज टीआरएस पार्टी के अक़लियती कायदीन ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में सख्त बरहमी व नाराजगी का इजहार किया। कहा कि पार्टी के सीनियर कायद जीवन रेड्डी के खिलाफ नामुनासिब रिमार्क्स काबिल अफसोस है। उन्होंने तंजिया अंदाज में कहा कि पहले विनय रेड्डी के मकानों के लिए जो रकम तुमने इस्तेमाल की वो उसको वापस करे, फिर सियासत की बात करना। उन्होंने मजीद कहा कि बबलू पहले अपने ज़िम्मे मौजूद मामलात को वाज़ेह करे और उसके बाद ही अवामी सतह पर किसी सीनियर पार्टी रहनुमा पर तबसरा करने का हक रखते हैं। उन्होंने कहा कि पार्टी के खिलाफ या कायदीन के मुतालिक गैर ज़रूरी बयानात किसी भी सूरत बर्दाश्त नहीं की जाएगी। प्रेस पिट में टीआरएस अक़लियती कायदीन की एक टीम मौजूद थी जिन्होंने इस मामले में పార్టీ కి నజ్మ్ జబ్త్ పర్ జోర్ దియా। ఎందుకంటే ఇది మాట్లాడేదే తప్పు, ఆయన ఏం పని ఉన్నదో చేసుకోవాలా। ఇంకోటి ఏంటంటే ఆయన పనే చేయలేడు, అచ్చా చలో ఆయన పార్టీలోనే లేడు, ఫోన్ ఎందుకు చేయాలా అన్నతోనికి ఆయనకేం మాట। నాకు చలో ఫోన్ చేసిండు తిట్టిండు అని అంటున్నావు కరెక్టే, నీ పార్టీ ఏది, నువ్వు దేంట్లో ఉండే వాళ్ళకి ఫోన్ చేసుకోవాలా నువ్వు। ఈయన అన్నకు ఫోన్ చేసి అన్న ఇట్లా అన్నాడు అట్లా అన్నాడు అంటే అంటాం ఎంటికనం। నువ్వు ఏదైతే ప్లేట్లో అన్నం తింటామో ఆ ప్లేట్కే పొక్క కొట్టినావు నువ్వు, అట్లాంటి మా దగ్గర ఇంటికి వస్తావు నువ్వు, ఇంకా కాలు పట్టుడు ఏంటికి, మా దగ్గర అచ్చుడు ఏంటికి। నోరు జారినావంటే బిడ్డ ఇది పెద్ద తప్పు చేసినావు, పులి నోట్ల చేసేసినట్లను ఇంకొకసారి ఈ సుంటి తప్పుడు విషయాలు చేసినావనుకో బిడ్డ జాగ్రత్త। जैसा कि कल एसके बबलू जो हमारे जीवन अन्ना के खिलाफ में जो बात कर रहा, खबरदार बेटा जीवन अन्ना के बारे में तू जो बात कर रहा
बेटा तेरी हैसियत क्या है रे? 28 दिन तू हमारे खाली पार्टी में आके कुछ काम नहीं करा, कुछ ये नहीं करा, तू हमारे जीवनाना के बारे में बोलने की तो क्या जरूरत है रे? जीवनाना ऐसे आदमी है, पेरकिट आरमूर मामड़पल्ली जैसा सीसी रोड़ा होंगे, कुछ भी होंगे, उन्होंने जो काम करे, तू एक पैसे का उनके सामने तेरी हैसियत नहीं है, तू उनके बारे में बोलने की तेरे क्या जरूरत है रे? बोल रहा जीवन रेड्डी साहब के पीछे पूरा माइनॉरिटी लोग घूम रहा, और बराबर घूमता। जीवन रेड्डी 10 साल माइनॉरिटी के साथ था, इसलिए हमारा दर्द है, हम घूम रहे। हमारे को हॉस्पिटल बनाया, 7000 मुसलमान आदमियों का उसमें डिलीवरी हुआ, हमारा माइनॉरिटी फंक्शन हॉल दिया, मस्जिदों के वास्ते 42 मस्जिद के वास्ते 2-2 लाख रुपए दिया। 2 साल हो रहा तुम्हारा गवर्नमेंट आके, तुम 1 रुपया नहीं दिया। इंतखाबात में ज़ाब्ते अखलाक की सख्त निगरानी की जाए, रियासती इलेक्शन कमिश्नर रानी कुमोदनी की हिदायत। रियासती इलेक्शन कमिश्नर रानी कुमोदनी ने वाज़ेह हिदायत देते हुए कहा कि ग्राम पंचायत इंतखाबात के दौरान ज़ाब्ते अखलाक मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट को मुकम्मल सख्ती के साथ नाफिज किया जाए और इंतखाबी अमल मुकम्मल होने तक इस पर बिला रियायत अमल हो। इलेक्शन कमिश्नर ने वीडियो कॉन्फ्रेंस के जरिए रियासत भर के अजला के कलेक्टर्स और पुलिस आला ओहदेदारों के साथ इंतखाबी इंतजामात का तफसीली जायजा लिया। निजामत कलेक्ट्रेट कॉम्प्लेक्स से कलेक्टर विनय कृष्णा रेड्डी, पुलिस कमिश्नर पी साई चैतन्या, जनरल ऑब्जर्वर श्याम प्रसाद लाल और दीगर ओहदेदार इस वीडियो कॉन्फ्रेंस में शरीक हुए। रानी कुमोदनी ने इजलास में स्टेज 2 जोनल ऑफिसर्स की ट्रेनिंग, सर्विस वोटर्स, पोस्टल बैलेट, वेब कास्टिंग, वोटर स्लिप्स की तकसीम के शेड्यूल और दीगर अहम इंतजामात पर तफसीली बहस की। उन्होंने हिदायत दी कि जिले के तमाम ग्राम पंचायत इलाकों में ज़ाब्ते अखलाक की सख्त निगरानी की जाए और तमाम क़वानीन के ऐन मुताबिक पाबंदी यकीनी बनाई जाए। मजीद कहा कि नताइज के ऐलान, बिला मुकाबला मुंतखब होने वाले वार्ड मेंबर्स वाले ग्राम पंचायतों में नायब सरपंच के इंतखाब, पोस्टल बैलेट के इंतज़ाम और नामजदगियों से मुतालिक शिकायत, इन तमाम उमूर पर इंतखाबी अमले को मुकम्मल वक़फ़ियत होनी चाहिए। कमिश्नर ने वाज़ेह किया कि जिन ग्राम पंचायतों में सरपंच बिला मुकाबला मुंतखब हो चुके हैं, वहाँ नतीजे का ऐलान फॉर्म 10 के मुताबिक किया जाए और नामजदगियों का मरहला मुकम्मल होने के बाद मुतालिका इलाकों में स्टेज 2 रिटर्निंग ऑफिसर्स की तैनाती भी फौरी तौर पर मुकम्मल करने की हिदायत दी। इस वीडियो कॉन्फ्रेंस में एडिशनल कलेक्टर अंकित, ZP CEO सायागोड़, ZPO श्रीनिवास राव और दीगर नोडल अफसरान ने शिरकत की। साबिक फौजियों के एजाज में शहर में फ्लैग डे रैली को जिला कलेक्टर ने झंडी दिखाकर किया आगाज। जिला कलेक्टर विनय कृष्णा रेड्डी ने आज इंटीग्रेटेड डिस्ट्रिक्ट ऑफिस कॉम्प्लेक्स से इलाकाई मिलिट्री वेलफेयर डिपार्टमेंट के ज़ेरे एहतमाम आर्मर्ड फोर्स फ्लैग डे रैली को झंडी दिखाकर रवाना किया। कलेक्टर ने इस मौके पर साबिक फौजियों, हाजिर सर्विस जवानों और उनके अहल खाना की फलाह बहबूद के लिए कायम रिलीफ फंड में अपना अतिया पेश किया। रैली के आगाज पर NCC कैडेट्स, फौजी अफसरान और आर्मी स्टाफ ने रिवायती अंदाज में कलेक्टर का इस्तकबाल किया और उन्हें गार्ड ऑफ ऑनर पेश किया। एडिशनल कलेक्टर्स अंकित और किरण कुमार ने कलेक्ट्रेट अमले और मुख्तलिफ महकमों के अफसरान के साथ मिलिट्री वेलफेयर फंड में अतिया जमा करवाए। इस मौके पर खिताब करते हुए कलेक्टर ने कहा कि मसला अफवाज के जवान अपने ख़ानदानों से दूर रहकर अपनी जानों को खतरे में डालकर मुल्क की हिफाजत करते हैं। उन्हीं के बदौलत मुल्क के शहरी एक पुरअमन माहौल में अपनी रोज़ाना की ज़िंदगी बसर कर रहे हैं। कलेक्टर ने हर शहरी से अपील की कि फौजियों की कुर्बानियों का एहतराम करें, उनके खदमात को तस्लीम करें और मसला अफवाज की मजबूत हिमायत में खड़े रहें। उन्होंने ये भी तजवीज़ दी कि फ्लैग डे रैली को आइंदा साल से मज़ीद शान व शौकत के साथ मुनज़्ज़म किया जाए और मुआशरे के हर तबके की भरपूर शमूलियत को यकीनी बनाया जाए। इस प्रोग्राम में इलाकाई मिलिट्री वेलफेयर ऑफिसर रविंदर और एक्स सर्विसमैन वेलफेयर एसोसिएशन के नुमाइंदगान भी मौजूद थे। चाकू की नोक पर लूटने वाले लुटेरों की टोली पुलिस की गिरफ्त में। हैदराबाद मीर चौक ACP ने बताया कि लुटेरों के पास से 34,66,000 रुपये, एक सेल फोन और बर्कमैन मोटर बाइक बरामद और लूट में इस्तेमाल की गई बाइक और चाकू को भी पुलिस ने जब्त कर लिया। हैदराबाद साउथ जोन पुलिस ने एक बहुत बड़ी डकैती की वारदात का मामला हल कर लिया और डकैतों की 4 रुकनी टीम को गिरफ्तार कर लिया और इनके कब्जे से 34,66,000 रुपए नकद लूट की रकम को बरामद कर लिया। इसके अलावा मुलजिमीन के कब्जे से 5 सेल फोन, जिनमें एक शिकायत कुनिंदा का भी सेल फोन शामिल था, बरामद कर लिया।
इसके अलावा पुलिस ने 5 मोटरसाइकिलों को भी बरामद करते हुए जब्त किया, जिसमें एक शिकायत कुरिंदा की गाड़ी बर्गमैन भी शामिल है। इस डकैती के मुलजिमिन में A1 सैयद इरफान 30 साल कार ड्राइवर साकिन भवानी नगर तालाब कट्टा, A2 मुदस्सिर इलाही उर्फ शेख साहिल उम्र 19 साल रैपिडो ड्राइवर अमान नगर तालाब कट्टा, A3 मोहम्मद जाहिद उम्र 37 साल चुड़ियों का कारोबार साकिन तालाब कट्टा भवानी नगर, A4 मोहम्मद अब्दुल रहमान उम्र 25 साल वर्कर फर्नीचर शॉप साकिन मिलार देवपल्ली शामिल हैं। ये नौजवान गुर्बत का शिकार और बहुत ही कम आमदनी में गुजारा करते थे, मगर इनके ख्वाब बहुत बुलंद थे। वो ऐशो इशरत की जिंदगी गुजारने और मोटर बाइक्स पर घूमने फिरने का शौक रखते थे, लिहाजा उन्होंने लूटमार को अपना जरिया बना लिया। A3 मोहम्मद जाहिद ने बताया कि शिकायत कुरिंदा शख्स मोहम्मद सुल्तान मकान खरीदने की घर से एक भारी रकम अपने घर में रखे हुए है, लिहाजा इस तला पर चारों ने मनसूबाबंदी की और अपने चेहरे पर मास्क लगाकर चाकू के जोर पर मोहम्मद सुल्तान को लूट लिया। मुलजिमीन ने मोहम्मद सुल्तान के मकान से 40 लाख रुपए नकद, एक सेल फोन और एक बर्गमैन बाइक का बिल जबर सुरखा कर लिया और राय फरार इख्तियार की। पुलिस के पास कोई सुराग नहीं था, मगर चंद दिन कबल एक नौजवान एक कैमरे से छेड़छाड़ करता हुआ नजर आया। उसको पकड़कर पूछताछ की गई तो तमाम हकीकत मंजर आम पर आई और यूं मुलजिम पुलिस की गिरफ्त में आ गए। लास्ट मंथ 30 के दिन सुबह हमारा को 7:15 को भवन पुलिस लिमिट्स में तालाब कट्टा से कंप्लेंट आया है। वो कंप्लेंट कम इंजूर्ड पर्सन कम विक्टिम उनको आके भवन पुलिस में इंसान करेगा, तो मेरे को यही आज ही सुबह 30 के दिन मॉर्निंग 5:30 के दिन 2 आदमी पूरा मास्क लगा के आके मेरे को डोर खोलने के बाद, डोर ऐसे नॉक करने के बाद, हम लोग डोर निकालने के बाद हम लोग फोर्सफुली हमारा मेरा घर में एंटर होके मेरे मार के मेरे को डरा के मेरे पास मेरे घर में वो कैश के बारे में पूछ के फिर मैं डर के मेरे को मैं कैश कहाँ का बोला बताने के बाद उन लोग पूरा कैश जबरदस्ती लेके गए। उसके बारे में जाने के टाइम में उन लोगों उनका सेलफोन भी लेके गए और उनके साथ 2 व्हीलर बर्गमैन गाड़ी भी है, वो गाड़ी भी ले गया बोल के उन लोगों का उसके बारे में एक्शन लोग बोल के उन्होंने कंप्लेंट दिया है। बेसिक आधार तो वो रजिस्टर्ड केस है, रॉबरी केस। ये होने के बाद उनका हमारा को 2 ही क्लूज दिए, तो उन लोग मास्क में और बिलो 35 इयर्स तक उन लोगों उम्र रहता उन लोग, और हैदराबाद लैंग्वेज में हिंदी बात करे बोल के बोले उन लोग। खाली ये इंट दिया हमारे को। उसके बारे में उनका घर के सामने वो लड़के क्या बोला तो ये कैमरा है, वो कैमरा से वॉच करे तो वो घर से बाहर आके उनका गाड़ी स्टार्ट करके गाड़ी ले गया वो दिख रहे बोलते, वो थोड़ा एनहांस करते भी हमारे को डेवलपमेंट कुछ भी नहीं हुआ। फिर इसके बारे में और ऑनरेबल कमिश्नर सज्जना साहब और एक हमारा DCP किरण सर और एक हमारा टास्क फोर्स असिस्टेंट DCP सर अंजित श्रीनिवास सर, उन लोगों स्पेशली इंटरेस्ट लेके पूरा टीम्स को फॉर्म्स करके साउथ टास्क फोर्स टीम और एक मेरा भवानी नगर इंस्पेक्टर टीम और मेरा डिवीजन टीम्स पूरा रेन बाजार और मीर चौक क्राइम पार्टी और एक भवन नगर क्राइम पार्टी पूरा टीम पूरा फॉर्म करके इसके लिए स्पेशली टीम फॉर्म करके उसके बारे में हम लोग इन्वेस्टिगेशन स्टार्ट करें। 278 कैमरा तक हम लोग चेक करें, ये रूट में चेक करें तो भी फिर अब उसमें क्या हुआ तो उसमें कुछ भी वो कैमरास में क्लियरली नहीं आ रहे। वही टाइम में हम लोग रात में क्या पेट्रोल बैंक भी हम लोग वॉच करें और एक वही टाइम में और एक CCTV फुटेज स्पेशली उसके बारे में स्पेशली बात करते हैं। उन्हें एक बात बोले क्या बोलते सर इससे पहले ये कैमरा पहले नीचे था फिर अब थोड़ा ऊपर कर रहे बोल के बोले, चलो वो पुलिस मिले बोल के हम लोग उसके पीछे पड़े। वो लास्ट में 30th के बीच 29, 28, 27, 26 हो सके तो 28 के दिन हमारा कुछ पुलिस मिला। अर्ली मॉर्निंग 5:30 के टाइम में एक आदमी पैदल से आके वो कैमरा को मैंने एक पत्थर मारते पर ऊपर करा दिया, वो क्लियरली हमारे को एस्टेब्लिश हुआ। चलो उसके बारे में हम लोग फर्दर प्रोसीडिंग करे तो पूरा पार्टी 3+1 4 आदमी पूरा घर गए। इमीडिएटली उनके घर में घुस के पूरा वो कैश भी पूरा सीज करे तो उसमें 34,66,000 कैश मिला और उनके साथ तो पूरा उन लोग यूज करे एक तलवार जैसे चाकू भी सीज करे और 1+4 सेलफोन सीज करे और एक 2 व्हीलर एक 2 व्हीलर उन लोग यूज करे, उन लोग पर्सनल है और एक 2 व्हीलर उन लोगों को कंप्लेंट को मार के ले गया ना, उनका कंप्लेंट का गाड़ी है पूरा 2 व्हीलर्स 2 सीज करे, 5 सेलफोन सीज करे और एक कैश भी सीज करे। इसके बारे में बाकी उनका कंप्लेंट क्या बोले तो मेरा 40 लाख से बोल के बोल रहे। इसके बारे में बाकी बाकी हम लोग 5,50,000 तक
फिर वो आगे बोले उसके बाद पूछे तो उन लोग क्या बोलता है, हम लोग 3 दिन पूरा लाविश के बारे में हम लोग यूज करें, लाविश पूरा लाइफ को हम लोग डील करें, सब 3-4 डेज पूरा टीम की वॉइस इसके बारे में वो खर्च बोल के बोल रहे। तो ये थी खबरों की तफसील। मजीद खबरों के साथ फिर मिलेंगे, दीजिए इजाजत, अल्लाह हाफिज।